हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम जूलॉजी का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने वाले होंगे, जिसका आपका जो टाइटल लेकर रखा होगा आपके सिलेबस में, इसका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है ना। यानी कि इस लेसन में हमको मेनली, इस यूनिट में मेनली हमको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना होगा। और इससे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आपके यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं। ठीक है, आई थिंक वो वाली वीडियो आप अच्छे से उसको देख लिए होगे, समझ लिए होगे और अपने नोट्स को भी आप लोग प्रिपेयर कर लिए होगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले होंगे सर, आपको जैसे कि ऑलरेडी पता था सर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली हम लोग सेंट्रल डॉगमा की बात कर रहे थे कि सर सेंट्रल डॉगमा जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बन रही होती है तो उसको रेप्लिकेशन का नाम दे देते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस भी कर लिए थे। एक बार यहाँ पे आप एक बार रिकैप भी कर लीजिएगा सर, जल्दी से अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये बात आप लोग भूल रहे होंगे, खुदा ना खास्ता अगर भूल रहे होंगे, तो एक बार ये आपकी क्या होगा सर ये फिर रिमाइंड हो जाएगी। क्या, अगर हम बात करते हैं सर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, तो फिर इससे हम क्या कहते थे, आपको ऑलरेडी पता है सर, इसको हम क्या कहते हैं, है ना। चलो, डीएनए से डीएनए बन गई। अगर डीएनए से आरएनए बनती है तो इसको क्या कहते हैं, अगर आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे और एक बार फिर हम लोग यहाँ पे रिकैप कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे और देखेंगे सर ट्रांसलेशन में कैसे प्रोसेस हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने की जो बात होती है उसको हम रेप्लिकेशन के नाम देते हैं, रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और आज की यूनिट में क्या कह रहे हैं सर, आज की क्लास में उनको ट्रांसलेशन के बारे में ही पढ़ाना होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आरएनए से डीएनए की कॉपी बन जाती है तो इसको क्या बोलते हैं सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ये बात भी आप रिवर्स रेप्लिकेशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे देते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं क्या, सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं इसको बाबू, सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं, है ना, सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार आपका रिकैप भी हो गया बातें, है ना, जो कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, समझी थी, और यहाँ से आप यहाँ से देख भी सकते हो। ट्रांसलेशन में हम बात करते हैं सर, डीएनए से क्या होगा सर, आपकी जो यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए से क्या बन रहा होगा सर, आरएनए से यहाँ पे कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही होगी सर, प्रोटीन बनने की बात हो रही होगी। यानी कि आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो इसी को हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले होंगे सर, जो ट्रांसलेशन होगा, ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे, वो क्या होगा सर, मेनली एमआरएनए से क्या होता है सर, एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन कराई जाएगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन कराई जाएगी। और इसी वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलेशन का नाम दे देते हैं। ये चीज अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मेरे क्लास में आप लोग पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो गए होंगे, जिसकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पे क्लास पे रहेगी। और ये जितनी बातें यहाँ पे नोट करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने पहला स्लाइड में बढ़ते हैं सर, देखते हैं सर ट्रांसलेशन होता क्या है। तो जितने भी लिविंग सेल होते हैं, वहां पे क्या होता है सर, हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ से मिल रही होती है सर, फूड मटेरियल से मिल रही होती है ना, जिसको हम एटीपी का नाम दे देते हैं। ठीक, अब आपको ये पता होगा सर एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बात हमको पहले से ऑलरेडी क्लियर था। ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे सर, यहाँ पे एनर्जी के अलावा, है ना, और भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटियां हमारे सेल के अंदर हो रही होती हैं, है ना। अब वो सारी अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटियां क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है वो वहाँ पे सेल की डिवीजन हो रहा होगा, हो सकता है सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा होगा, हो सकता है सेल में क्या होगा सर, कोई कम्युनिकेशन ट्रांसमिट की जा रही होंगी, हो सकता है वहाँ पे
वहां पे क्या होगा सर, अदर टाइप का कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना, डीएनए की कॉपी की जा रही है सर, सेल के अंदर ही आरएनए से प्रोटीन की कॉपी की जा रही है, हो सकता है आरएनए से डीएनए की कॉपी की जा रही हो, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे देते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटियां हो रही हैं इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी भैया, वही वाली बात हो गई, अगर हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी गाड़ी है, जब तक उसके अंदर फ्यूल ना डालेंगे तब तक वो गाड़ी चलेगी नहीं। कभी पॉसिबल है? जब तक उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक वो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ठीक, पंखा है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले तब तक वो चलेगा नहीं। बात सही है सर। इसी तरह हमारा सेल है, और हमारे सेल को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी कि एटीपी नहीं मिलेगा, तब तक वो सेल क्या करेगा, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बात आपको पहले से पता था, ये आपको यहाँ पे जानना था। ठीक है, तो जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनको क्या चाहिए सर, हाई अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए सर, किस लिए आवश्यकता पड़ेगी सर, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए, है ना। अब वो चाहे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चाहे हार्मोन सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, या फिर मैसेज को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, या इवन हम बात कर रहे हैं सर डीएनए की कॉपी बनाने की बात की जा रही है, या फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन कराने की बात की जा रही हो। अच्छा, आपको याद आ रहा हो सर प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से होती है सर, हम बताते हैं सर राइबोसोम से। राइबोसोम जो होता है यहीं से क्या होता है सर, राइबोसोम से क्या होता है सर, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या फिर हम अच्छे से बोल सकते हैं इसको प्रोटीन की सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो बात तो वही हुई सर, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा है राइबोसोम के थ्रू, तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी कि भैया प्रोटीन बने, तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। समझ रहे हो बात को। चलो, अगर हम बात करते हैं अबाउट थर्ड ऑफ द डे masses of the cell consist of the molecule that directly participated in the protein synthesis, यानी कि हमारी जो बॉडी, हमारे जो सेल में जो 1/3 पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस कराने में। यानी कि हम कह लें सर राइबोसोम से प्रोटीन बनाने के लिए ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। कौन इन्वॉल्व रहता है सर, 1/3 ऑफ द सेल पार्ट्स। ठीक, दिस रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस टू द एग्जिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये प्रोटीन बन ही क्यों रहा है, प्रोटीन बन ही क्यों रहा है, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है सर, एमआरएनए से हमको प्रोटीन की कॉपी बनानी है, और यही प्रोटीन हमारे बॉडी में रेगुलेट करने का काम करेगा। और ये दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है सर, एक होता है सर एल्ब्यूमिन, और एक होता है सर आपका एल्ब्यूमाइन और ग्लूटामाइन। ठीक है, ये दो टाइप के आपके प्रोटीन बन रहे होंगे, और यही दो टाइप के प्रोटीन मिलके पूरी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रहे होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे पता था। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सर ये आपके प्रोटीन बन ही कहाँ रहे हैं, तो ये कहाँ बनेंगे सर, राइबोसोम में बनेंगे। ऑलरेडी हम बात कर लिए थे सर, ये प्रोटीन कहाँ बनेंगे सर, राइबोसोम में बनेंगे। और जैसे ही राइबोसोम में प्रोटीन बन के तैयार हो जाएंगे, तो ये जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर क्या कर लेगा सर, कैप्चर कर लेगा, और ये देखो ट्रांसलेट द जेनेटिक मैसेज ऑफ द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। अच्छा, एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं सर, मैसेंजर आरएनए, है ना। ये वही मैसेंजर आरएनए है जो कि आपके एंसिस्टर सेल से ट्रांसफर हुए, या कह लें आपके पेरेंटल सेल से ट्रांसफर हुए हैं डॉटर सेल में। और वो मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए, वो मैसेंजर आरएनए को आगे तक सर्कुलेट कराने के लिए उस एमआरएनए को कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, प्रोटीन में करना पड़ता है। और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है सर, राइबोसोम से हो रहा है। और ये राइबोसोम के लिए कौन एक्टिवेट कर रहा है सर, एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है भैया, कि तुम यहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना स्टार्ट करो। और प्रोटीन का फॉर्मेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो एमआरएनए था वो ट्रांसलेट कर लिया जाएगा मैसेज को पढ़ लिया जाएगा, किसमें, प्रोटीन के फॉर्म में। बोले यहां तक की बात समझ में आई, आया ना। ठीक है, चलो, ये जो एमआरएनए जैसे ट्रांसलेट होता है, क्या होगा सर, एमआरएनए जैसे ट्रांसलेट होता है, तो इनका जो सीरीज होता है वो कैसा होता है सर, 5' से 3' का होता है। क्या होता है सर, ऑलरेडी हमने बात की थी सर, ये कोई एमआरएनए है, तो यहाँ पे एक नोब होगा वो 5' का होगा, और जो दूसरा होगा वो 3' का होगा। एक जो होगा वो 5' का होगा, और जो दूसरा होगा वो 3' का होगा। ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जहां से हम क्या कहते हैं सर, जिसमें एक होता है सर एन टर्मिनल और दूसरा होता है सर सी टर्मिनल। ये क्या होगा सर, एन टर्मिनल होता है, और ये क्या होता है सर, सी टर्मिनल। पॉलीपेप्टाइड चेन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं सर, पॉलीपेप्टाइड चेन हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बिटवीन द एमआरएनए कोडोन्स
एंड द tRNA एंटीकोडॉन्स, है ना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे सर यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, जेनेटिक कोड में हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे कि सर ये कैसे ट्रांसलेट करके, कैसे ये कोई भी सेल है वो कैसे रीड कर लेता है कि ये पेरेंटल सेल, पेरेंट से कौन से टाइप के इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए हैं, किस टाइप के इंफॉर्मेशन हमको पेरेंट सेल से मिल रहे हैं। ये सारा चीज़ ट्रांसलेट करने के लिए एक अल्फ़ाबेट होता है जिसको हम कहते हैं सर जेनेटिक कोड, है ना। जेनेटिक कोड एक तरह का लैंग्वेज होता है जिससे हम लोग ABCD, जैसे हम लोग जब नर्सरी में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमको वर्णमाला सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, इंग्लिश के, हिंदी के, है ना, या फिर अदर लैंग्वेजेस के भी सिखाए जाते हैं, जैसे ABCD सिखाए जाते हैं, क ख ग घ और ई सिखाए जाते हैं। और फिर वही अल्फ़ाबेट के माध्यम से, उसी अक्षरों के माध्यम से हम बड़े बड़े क्या कर लेते हैं सर, एक वर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस छोटे छोटे अक्षर जो अल्फ़ाबेट है उससे बड़े बड़े वर्ड बना लेते हैं और फिर बड़े बड़े वर्ड से हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। सेम इसी तरह हमारे सेल में भी क्या हो रहा होता है सर, कुछ कोड होते हैं, है ना। अब वो कोड क्या होता है सर, 64 इन नंबर का होता है। जैसे हम लोग का जो ABCD का अल्फ़ाबेट आपका 26, है ना, तो इसी तरह जो जेनेटिक कोड होता है वो 64 नंबर का होता है। और यहाँ से ट्रिपलेट के फॉर्म में क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड का फॉर्मेशन की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सर उसमें से जो 63 जो वर्ड होते हैं, सॉरी 63 जो कोड होते हैं वो सेंस वाले होते हैं, और बच्चे जो 3 होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं। उसको अभी आगे हम लोग प्रूफ करेंगे तो उसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए ये जानिए सर, यहाँ पे जो टर्मिनल बन के तैयार हुए हैं वो एक एन टर्मिनल है, वो एक सी टर्मिनल है। जो एन टर्मिनल वाले होते हैं वो 5 डैश के होते हैं, और जो सी टर्मिनल वाले होते हैं वो 3 डैश के होते हैं, है ना। ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना, आपके प्रोटीन के फॉर्मेशन होने के लिए। अब देखो जो mRNA है ये कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें सर, यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है कंपोनेंट वो क्या होता है सर, mRNA होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मैसेंजर RNA कहते हैं। मैसेंजर RNA के नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैसेंजर RNA कहते हैं। जिसमें क्या होता है सर, मैसेज क्या होता है सर, एंसिस्टर का जो सेल होगा, एंसिस्टर सेल या कह लो सर पेरेंट सेल, ऐसे कर लो और अच्छा हो जाएगा सर। क्या यहाँ पे पेरेंट सेल, पेरेंटल सेल से क्या होगा सर, इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, पेरेंटल सेल से इंफॉर्मेशन आ रहा होगा कहाँ पे, डॉटर सेल में, है ना। कहाँ आ रहा होगा सर, डॉटर सेल में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डॉटर सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। डॉटर सेल में कौन कौन सी स्थितियां यहाँ पे हमको नए नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ये सारा चीज़ हमको यहाँ से कहाँ से मिलेगा सर, ये जो मैसेंजर RNA है यहीं से मिल रहा होगा। और यही मैसेंजर RNA ट्रांसमिट हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं किसमें, प्रोटीन के फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है सर। अब ये ट्रांसलेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, क्या यूकैरियोट में भी होगा, क्या या प्रोकैरियोट में भी होगा, तो दोनों केसेस में हमको ट्रांसलेशन के प्रोसेस देखने को मिलता है। कैसे मिलता है सर, अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो याद करो हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो ये दोनों कंडीशन हमको वहां पे भी देखने को मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, आपको याद आ रहा हो सर। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में हमको लोकेशन कहाँ था सर, सेंट्रोसोम में, है ना। सेंट्रोसोम में क्या हो रहा था सर, या कह रहे सर साइटोप्लाज्म में ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस वहां पे परफॉर्म हो रहे थे। लेकिन वहीं पे यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये प्रोसेस हमको कहाँ देखने को मिलता है सर, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। ये कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो उसी तरह हम प्रोकैरियोट mRNA की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में बात करते हैं, तो जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में हमको क्या देखने को मिलता है सर, यूकैरियोट्स में ये कहाँ होता है सर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकैरियोट्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी, है ना, जो भी ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी वो कहाँ से होगा सर, यहाँ पे हमको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएगा। कहाँ होगा सर, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा और ट्रांसलेशन हो रहा होगा, ये क्या होता है सर, ये अकर होता है सर, ये साइटोप्लाज्म में ही हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम tRNA की बात करते हैं, ये वही tRNA है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफर RNA कहते हैं। ट्रांसफर RNA का बात करते हैं, है ना, ट्रांसफर RNA की बात करते हैं। यहाँ पे एडेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेडिएटेड होते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस एसिड से प्रोटीन के अंदर, है ना। न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में क्या हो जाता है सर, ट्रांसमिट हो जाते हैं।
राइबोसोम की बात करते हैं सर, राइबोसोम क्या काम कर रहा होता है हमारे सेल में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल। इसको अपने कॉपी में इसको अंडरलाइन कीजिएगा सर। राइबोसोम को और किस नाम से जानते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ उपस्थित होता है सर, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है सर, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसी के अंदर क्या उपस्थित होता है सर, इसी राइबोसोमल के अंदर आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी हो रहा होता है। तो अगर राइबोसोम के बारे में पूछा जाए तो भैया राइबोसोम के बारे में क्या बात बताएंगे कि सर इसको हम क्या बोलते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये होता कहाँ से, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके अंदर कौन कौन उपस्थित होता है सर, इसके अंदर हमको आरएनए और प्रोटीन देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ गई। अगर हम एंजाइम की बात करते हैं सर, ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना, जहां पे हम लोग एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, है ना, एंजाइम, ये सब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो अटैचमेंट के लिए, अमाइनो एसिड के साथ अटैच होने के लिए हमको यहाँ पे करेक्ट टीआरएनए की आवश्यकता पड़ती है, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की, है ना, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से क्या होते हैं सर, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा सर, अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम उपस्थित होगा, ये एंजाइम क्या कर रहा होगा सर, पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा सर, आपके टीआरएनए के साथ, है ना, टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड जो बनेंगे वो आपके कौन से टाइप के बनेंगे सर, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे सर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होंगे। आगे हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं सर, प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है सर, सॉल्युबल फैक्टर्स होता है। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है सर, प्रॉपर इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इलॉन्गेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, और कहीं ना कहीं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। तो ये अपने पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स के माध्यम से क्या होता है सर, इन्हीं कंपोनेंट्स के माध्यम से एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करा दी जाती है। और यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एमआरएनए है, टीआरएनए है, राइबोसोम है, एंजाइम और आपके प्रोटीन की हमको देखने को मिल जाती है। चलो अब हम बात करें सर, डायरेक्ट हम बात करने वाले होंगे सर टीआरएनए के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफर आरएनए। इसी को और किस नाम से जानते हैं सर, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और ये हमारे सेल में ऑलमोस्ट 15% तक देखने को मिल जाता है। कितना सर, 15% तक हमको देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं सर, स्मॉलर सेल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द 70 to 95 न्यूक्लियोटाइड इन लाइन। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि हमारे सेल में, है ना, या कह लें हमारे आरएनए में जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कितनी होती है, तो 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड की इनकी लेंथ होती है। अबाउट यहाँ पे देखना 4s एंड 4s साइज की होती है। साइज का नाम क्या है, s का मतलब क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्वीडबर्ग यूनिट का नाम देते हैं। और ये जो एस की बात करते हैं सर, हम राइबोसोम में 70s 80s की बात कर रहे होते हैं। ये जो एस होता है वो स्वीडबर्ग यूनिट ही कहलाता है। और इस एस की डिस्कवरी स्वीडबर्ग के नाम एक चाचा थे, उन्हीं ने डिस्कवर किया था, है ना, स्वीडबर्ग साहब थे, और उन्हीं ने क्या किया सर, ये इसको डिस्कवर करने का काम किया। बात समझ में आ रही है, आ रही है, इसको नोट कर रहे हो, अपने अपने कॉपियों में इसको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। एडिशनल में हम बात करते हैं सर AGCU। अच्छा, हम एक बार हम बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे कौन कौन सा अल्फाबेट हमको मेनली बात करते हैं सर। अगर डीएनए की बात करते हैं हम लोग डीएनए में, तो वो क्या होता है सर, ATGCG, है ना। आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको AUCG, है ना, ये कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन एडिशनल टू एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, द tRNAs have the modified base produced by the chemical alternation of the 4 pairing nucleotide। यहाँ पे क्या होता है सर, 4 पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड हमको देखने को मिल जाता है। 4 पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये 4 पेयर हमको यहाँ पे देखने को मिल ही जा रहा है, ठीक है। जितने भी आपके टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होता है सर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसे टी शेप का हमको देखने को मिल जाता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इनमें क्या होता है सर, इनमें ये कैसे होता है सर, एल शेप का या हमको देखने को मिलता है, जिसका हमको 3 डायमेंशनल इन कंडीशन में हमको देखने को मिल जाता है। ये एल शेप का हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए।
अगर हम इसके एल के बेस पे हम देखते हैं सर, क्या यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, जहां पे क्या होता है सर, एंटी कोडोन्स होते हैं, है ना, जिससे क्या मिलकर बना होता है सर, एंटी कोडोन्स के माध्यम से हमको एल बेस पे हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम सीक्वेंस की बात करते हैं एल्टी कोडोन्स पे, तो यहाँ से डिटेक्ट होता है अमाइनो एसिड का और बाइंड हो जाता है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे एंटी कोडोन्स की सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लें सर GAC की बात करते हैं, तो ये कोडोन होता है एलेनिन का, है ना, ये किसका कोडोन होगा सर, एलेनिन का। अभी हम जेनेटिक कोड में इसको हम डिस्कस करेंगे सर, कैसे यहाँ पे हम नीडरबर्ग और हरगोविंद खुराना कैसे यहाँ पे काम किए थे और यहाँ पे कैसे हमको यहाँ पे एंटी कोडोन बता दिए थे। अगर हमको ट्रिपलेट में CGA की हमको बात दिखने मिली तो वो क्या होता है सर, एलेनिन बन के तैयार होगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सर, ये देखो CGA, और इनका जो डायरेक्शनल क्या होगा सर, 3' से 5' डायरेक्शनल होगा, है ना। इस टाइप के अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमको कोडोन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर RNA में, है ना, tRNA में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है सर, टर्सरी स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप का होता है, और इनका स्ट्रक्चर हद तक क्या होता है सर, L शेप का होता है। अभी हम लोग इसको देखे भी थे, L शेप का होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है सर, 3D कंडीशन का होता है, 3 डायमेंशन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सर, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होता है ये अटैच होता है सर फंक्शनल ग्रुप के साथ, और ये फंक्शनल क्या क्या होता है सर, फंक्शनल होगा सर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, ATP के लिए, और अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेसाइज के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक। तो यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा tRNA के बारे में। चलो, यहाँ पे tRNA का स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग L शेप या फिर हम T शेप की बात कर रहे थे। तो tRNA में हमको क्या होता है सर, ये प्राइमरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन और टर्सरी स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिल जाता है। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी आपका फिगर में इसको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, फ़ोन की क्वालिटी सही कर लेना। ये देखो यहाँ पूरा कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड लिखा हुआ है। इस पूरे कोड के माध्यम से ही क्या होता है सर, ये मैसेज कोड क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है, और कहाँ क्या बनाया जाता है सर, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जाता है। ये क्या है सर, आपका tRNA देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है सर, tRNA देखने को मिल रहा है। ये कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और कुछ tRNA के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं सर, कुछ और बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं सर, क्या क्या है यहाँ पे, कि इसको रिकॉग्नाइज करते हैं हमको इसमें कोडोन के फॉर्म में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। अब ये जो tRNA होता है, ये क्यों ही यहाँ पे ट्रिपलेट की बात करते हैं, है ना, ट्रिपलेट की क्यों बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा देर बाद इसको और हम डिस्कस करेंगे जब जेनेटिक कोड स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि यहाँ पे क्या होता है सर, 61, है ना, यहाँ पे 61, हाँ 61 जो होते हैं, 61 जो होते हैं वो कोडोन होते हैं, और जो 3 होते हैं वो एंटी कोडोन होते हैं, या कह लें सर नॉनसेंस होते हैं, है ना, कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन के नाम से, ठीक है। अब क्यों होते हैं, कैसे होता है, अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, tRNA को वुबल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं एंटी कोडोन में। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस की बात करते हैं सर, ये कहाँ होता है सर, एंटी कोडोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो 3rd बेस पेयर होता है कोडोन का, ये एबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है सर बेस पेयर स्पेसिफिकली बनाने के लिए, और ये साथ ही साथ क्या होता है सर, लेस कंसीडर होता है सर 3 डायमेंशनल के साथ, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये जेनेटिक कोड आ गया। अब जेनेटिक कोड ये आपके कोडोन्स होते हैं, जिस तरह आपके ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना, क ख ग के वर्णमाला होते हैं, उसी तरह आपकी हिंदी के वर्णमाला, उसी तरह ये क्या है, आपके जेनेटिक का, या कह लें सर बायोमॉलिक्यूल्स का, ये आपके अल्फ़ाबेट हैं। किसके हैं सर, अल्फ़ाबेट हैं। अब इसको हम क्या यूज़ करते हैं सर, इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। अब मेरे साथ कुछ बातें आप लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। कुछ बातें आप मेरे साथ यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा सर, क्या कि सर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, ABCD पढ़ने वाले हैं। और ये ABCD किसके पढ़ेंगे सर, हम लोग यहाँ पे ABCD पढ़ेंगे, चलो हम हेडिंग डालिएगा आप लोग मेरे साथ, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड क्या होता है सर, एक तरह का लैंग्वेज होता है। क्या होता है भैया, एक तरह का लैंग्वेज होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं सर, DNA और RNA को रीड कर रहे होते हैं, है ना। यानी कि हम बात करेंगे सर, लैंग्वेज होता है
लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं सर, रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे, है ना, रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे ऑन आरएनए, सॉरी ऐसे कर लो, ऑन डीएनए और आरएनए का। तो आरएनए और डीएनए पे जो यहाँ पे बातें लिखी रहेंगी, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे रहेंगे, उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे होंगे सर, जेनेटिक कोड के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। अच्छा भैया, अगर हम बात करें सर डीएनए पे और अगर हम बात करते हैं सर आरएनए पे, तो डीएनए और आरएनए पे हमको क्या क्या यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है सर। डीएनए की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है सर, ATCG होता है। क्या होता है सर, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, क्या है सर, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम वहीं पे आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। तो एडेनिन आता है बाबू, फिर यूरासिल, थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया, साइटोसिन नहीं होता, गुआनिन नहीं होता है। तो ये क्या है, ये लेटर्स हैं। ये क्या है सर, ये लेटर्स हैं, और इन्हीं लेटर्स के माध्यम से हम क्या करेंगे सर, इन्हीं लेटर्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी हम अपने डीएनए और आरएनए पे जो भी बातें लिखी रहेंगी उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आसानी से हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, रीड कर लिए। ठीक है, क्यों, कौन कौन से वर्ड हैं, लेटर्स है, ATCG है और आपके AUCG, है ना, ये 4 लेटर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सर वर्ड कितने बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सर, क्या अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, तो अपने जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके माध्यम से हम क्या करेंगे सर, हजारों लाखों सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, है कि नहीं, हजारों हम लोग यहाँ पे वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं अपने 26 लैंग्वेज वर्ड से, लेटर से। इसी तरह हम बात करें सर, यहाँ पे जो जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो अपने पास 4 लेटर्स हैं, लेकिन इस 4 लेटर्स से जो वर्ड बनाए जाएंगे, जो वर्ड्स बनेंगे, वो कितने वर्ड्स बनेंगे पढ़ने लायक, वो वर्ड्स बनाएंगे 64, है ना, 64 वर्ड्स यहाँ पे बन के तैयार होते हैं, 64 वर्ड्स बन के यहाँ पे तैयार होते हैं। ठीक है, 64 वर्ड्स बन गए, जिसमें से बाबू ये ध्यान देना, 64 वर्ड्स में से हम बात करेंगे सर, जिसमें से 61 जो वर्ड्स होते हैं, 61 जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और बाकी के कितने बच्चे सर, 3, वो कैसे होते हैं। ठीक है, 64 और 3 में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जो 64 जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो होते हैं आपके मीनिंग वाले ना, मतलब क्या, इसको पढ़ेंगे तो कोई ना कोई मतलब निकलेगा यहाँ से हमको, है ना। 64 वर्ड ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें से 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नॉन मीनिंग वाले होते हैं, है ना, इसको पढ़ने पे हमको कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। भैया क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर कि जेनेटिक कोड में लेटर कितने होते हैं डीएनए में, तो यहाँ पे डीएनए में लेटर कितने होते हैं सर, 4 होते हैं, और आरएनए में भी कितने होते हैं सर, 4 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आरएनए में कौन कौन से लेटर होते हैं, तो एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। और डीएनए की बात करते हैं तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इन 4 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं सर, इन 4 लेटर से हम 64 वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने वर्ड का फॉर्मेशन कर दिए सर, 64 वर्ड का फॉर्मेशन कर लिए। लेकिन इसमें से जो 61 वर्ड होते हैं वो कोड वाले होते हैं, है ना, यानी कि वो मीनिंग वाले होते हैं, और बाकी के जो 3 कोड होते हैं, जो 3 वर्ड होते हैं वो नॉन मीनिंग वाले होते हैं, इसका कोई मतलब यहाँ पे रहता नहीं है। ठीक है, अब बात आएगी सर वर्ड बनाने में हम कितने लेटर्स का यूज करते हैं, कितने लेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे साइड में लिखिएगा, तो जब भी हम वर्ड्स बनाते हैं, है ना, यहाँ पे जब भी हम कोड करते हैं तो यहाँ पे हम 3 लेटर का यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं। कितने लेटर का, 3 लेटर का हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। अब ये वाले लेटर मत लिखिएगा, ठीक है, लेटर 3 लेटर का वर्ड हम यूज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, कोडोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोडोन का नाम देते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या बात हुई है, अभी जल्दी से यहाँ पे रिकैप करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग बात किए सर क्या, जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और इस जेनेटिक कोड्स में हम लोग क्या क्या देखे हैं सर। जेनेटिक कोड क्या होता है, एक तरह का लैंग्वेजेस होता है जिसको हम पढ़ और लिख सकते हैं। किसको, डीएनए और आरएनए को, है ना, डीएनए और आरएनए को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। अगर डीएनए की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे 4 लेटर्स देखने को मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन।
अगर आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन होता है, और यही क्या होते हैं सर, लेटर्स होते हैं। इन्हें चारों लेटर्स से हम कितने वर्ड्स बना लेते हैं सर, यहाँ पे वर्ड की लिमिटिंग होती है, वो 64 वर्ड हम यहाँ पे बना के तैयार कर रहे होते हैं, जिसमें से जो 61 वर्ड वाले होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, और जो 3 वर्ड होते हैं वो नॉन मीनिंग होते हैं, यानी कि इसको पढ़ने से हमको कोई मीनिंग नहीं निकलता है। फिर कंडीशन आएगी भैया क्या, कि हम कितने लेटर्स का यूज करके हम इसको वर्ड को का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2 वर्ड के साथ भी हम वर्ड बना, 2 लेटर के साथ भी वर्ड बना लेते हैं। जैसे कि आप बताओगे सर क्या 2 लेटर के साथ वर्ड बनाते हैं सर, क्या अप है ना 2 लेटर से, फिर क्या बनाते हैं ऑफ, एन 2 लेटर से बना लिए। 3 लेटर से बनाते हैं सर क्या, कैट है ना, बैट, पेन, ये 3 लेटर से बना दिए सर। 4 लेटर से भी बना लेते हैं हम लोग, कौन कौन से, जैसे हम बात कर लें सर क्या, WATER वाटर, वाटर 2 2 4 1 5 लेटर से बना दिए सर। फाइट 3 2 5 लेटर से, अलग अलग टाइप वर्ड्स लेटर से हम लोग वर्ड बना सकते हैं, जाहिर सी बात है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लेकिन यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग वर्ड बनाने को आएंगे तो 3 लेटर के सहायता से ही, कितने लेटर की सहायता से सर, 3 लेटर की हेल्प से ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे सर, अपना कोड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, है ना। 4 लेटर तो हैं, लेकिन 3 लेटर के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, कोड बनाएंगे। और ये 3 लेटर के माध्यम से जो कोड बन रहा है, देखो यू सी है ना, फाइलिन, लिसिन है ना, ये देखो अलग अलग टाइप के आपको वर्ड्स अमाइनो एसिड बन के तैयार हो रहे हैं, है ना, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड बन के तैयार हो रहे हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपको याद आ रहा है सर अमाइनो एसिड कितने होते हैं सर, अमाइनो एसिड 20 होते हैं। तो 20 होते हैं, तो 20 को फुलफिल करने के लिए अभी हम बात करेंगे सर, क्यों हम 3 लेटर के माध्यम से यहाँ पे हम वर्ड बना रहे हैं, है ना, क्योंकि अपने पास जो अमाइनो एसिड हैं वो 20 ही हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो एसेंशियल वाले हैं, और जो 10 हैं वो नॉन एसेंशियल वाले हैं, है ना। यहाँ पे नोट कर लीजिए, एसेंशियल वाले हैं और जो 10 हैं वो नॉन एसेंशियल वाले हैं, नॉन एसेंशियल वाले हैं। और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं सर, 20 अमाइनो एसिड अपने आप को हम यहाँ पे बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इस 20 अमाइनो एसिड के माध्यम से, इस 20 अमाइनो एसिड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे सर, इस फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे सर, इसको हम क्या करेंगे, 3 लेटर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक पेज और ऐड करिएगा आप लोग, और मेरे साथ इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा सर, क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, यहीं पे हम बात बता दें आपको, जो 3 है, ठीक है, जिसमें 3 लेटर यूज कर रहे हैं, यहां से हम 61 जो कोड होते हैं, जो 61 जो कोडोन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। और जो आपके पास 3 कोडोन बचे हैं, 3 कोडोन बचे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग का नाम देते हैं, नॉन कोडिंग का नाम देते हैं। ये बात अपनी कॉपी में इसको साइड में कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए, साइड में इसको क्या कर लीजिए सर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बाबू क्या, कि ये जेनेटिक कोड दिया किसने, ये जेनेटिक कोड दिया किसने, और फिर इसके बारे में हम कोई बात देख लेते हैं सर। काफी ज्यादा ही पूछे जाते हैं सर, जेनेटिक कोड गिवन बाय, किसके थ्रू दिया गया था जेनेटिक कोड, तो एक साइंटिस्ट थे, एक चाचा साहब थे, गैमाउ, क्या नाम था उनका, जॉर्ज गैमाउ, है ना, जॉर्ज गैमाउ, है ना। ये चाचा साहब थे, और यही क्या किए थे, सबसे पहले जेनेटिक कोड दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग 2 और साइंटिस्ट आते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिलता था, है ना, मिला है, लेकिन गैमाउ को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अच्छा, इस जेनेटिक कोड के माध्यम से हम क्या करते हैं सर, इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, किसके किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप, तो बिटवीन आपके डीएनए और आरएनए और पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स, है ना, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, डीएनए आरएनए और पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं सर, इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, जेनेटिक कोड कहते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
फिर बात कीजिएगा सर, यहाँ पे जो कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे अगर हम कोडोन की बात करते हैं, ये कोडोन कैसे होते हैं सर, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं। ये कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा सर, कि ये सर कैसे होते हैं सर, ये हमेशा क्या होंगे सर, ट्रिपलेट इन कंडीशन के होते हैं, है ना। और जॉर्ज गैमाउ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब ट्रिपलेट कैसे होते हैं, अब यहाँ से अपनी मेन खेल स्टार्ट होगा, है ना, मेन खेल अब जाके स्टार्ट होगा सर, ट्रिपलेट कैसे होते हैं। अपने पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने हैं बाबू, जल्दी से बता दो। अमाइनो एसिड की बात करते हैं सर, अभी हम आप बता रहे थे सर, यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अब इस 20 को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं सिंगलेट, है ना, सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं सर क्या, सिंगलेट यूज कर लेते हैं सर। जैसे आप बोल सकते हो ना सर, हम यहाँ पे ट्रिपलेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, ट्रिपलेट क्यों यूज कर रहे हैं, तो ट्रिपलेट यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, प्रूफ करना पड़ेगा। ये सारे नहीं कि हम इसको अपने मन से यहाँ पे हम यूज कर ले, नहीं, हम चाहते तो एक भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम एक यूज कर रहे हैं। तब देख के बताओ कि सर अपने पास वर्ड कितने हैं सर, 4 हैं। अगर हम सिंगलेट यूज करते, जैसे कि बताओ, यहाँ पे एडेनिन है ना, थाइमिन है, साइटोनिन है और गुआनिन है। तो हम अगर हम सिंपलेट यूज करते हैं तो एक लेटर से बाबू, यहाँ पे एक लेटर से कितने अमाइनो एसिड बनते हैं सर, 4 अमाइनो एसिड बन रहे होते हैं। इससे 4 अमाइनो एसिड बनते हैं, इससे भी 4 अमाइनो एसिड बनते हैं, इससे भी 4 अमाइनो एसिड बनते हैं, इससे भी 4 अमाइनो एसिड बनते हैं। लेकिन हमको बनाने कितने हैं सर, 20 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे जो 4 अमाइनो एसिड बन रहा है, कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं सर, अब हम डुबलेट यूज करते हैं। डबलेट यूज करेंगे तो आप देखेंगे सर, क्या डबलेट में ये पॉसिबल है, डबलेट में यूज करते हैं। तो डबलेट में यूज करो सर, 4 लेटर है 4 अमाइनो एसिड, तो कितना होगा सर, 16 अमाइनो एसिड बन के तैयार होगा। कितने बने सर, 16 अमाइनो एसिड बन के तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमको कितने चाहिए सर, 20 अमाइनो एसिड चाहिए। कितने अमाइनो एसिड चाहिए सर, 20 अमाइनो एसिड चाहिए। तो ये भी बात अपनी यहाँ पे क्या हो गई सर, गलत हो गई। तो अब बारी आती है सर किसकी, ट्रिपलेट की। किसकी बारी आएगी सर, ट्रिपलेट की बारी आएगी। और देखेंगे सर क्या, यहाँ पे अगर हम ट्रिपलेट यूज करते हैं तो क्या यहाँ पे अपना 20 अमाइनो एसिड का फुलफिल हो जा रहा है। देखो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 अमाइनो एसिड, ठीक है, 64 अमाइनो एसिड, जो कि हर एक अमाइनो एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, आपके 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए फॉर्मेशन कराने के लिए एसेंशियल रख रहा होगा। तो यहाँ नहीं कि ये बात यहाँ पे क्लियर हुई सर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे सर, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रिपलेट के फॉर्मेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे। बोलिए यहाँ तक की बात समझ में आई, अगर आई यहाँ तक तो इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और अलग अलग टाइप के जो अमाइनो एसिड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी में अपना अंडर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब चलो, अब यहाँ पे कैसे इसको क्रैक किया गया है ना, तो हेडिंग डालेंगे सर, क्रैकिंग जेनेटिक कोड, क्रैकिंग जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड को, अलग अलग जेनेटिक कोड को हम कैसे यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था नीडरबर्ग, है ना, नीडरबर्ग एंड मैथी, एंड ये 2 साइंटिस्ट हैं। और ये दोनों साइंटिस्ट क्या करते हैं सर, प्रूफ करते हैं सर ट्रिपलेट का, और यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं। इन्होंने क्या यूज किया, ये यूज किया, इन लोगों ने यूज किया होमोपॉलीमर, है ना, होमोपॉलीमर का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक mRNA से बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम का यूज करते हैं, है ना, mRNA सिंथेसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज बाय एंजाइम। वो क्या एंजाइम था, इस एंजाइम का नाम जल्दी से नोट कीजिएगा, क्या, सेवर-कोका एंजाइम। क्या होता है सर, सेवर-कोका एंजाइम।
सेवर कोका एंजाइम, जो क्या कर रहा होता है सर, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे एक ट्यूब ले लिए, है ना। इस ट्यूब में, अच्छा ये जो यहाँ पे नोट कर लीजिए सर, फ्रॉम आरएनए विदाउट डीएनए। ठीक है, ये कंडीशन। ठीक, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया और यहाँ पे होमोपॉलीमर के फॉर्म में हमको एंजाइम यहाँ पे रख दिए। होमोपॉलीमर, यहाँ पे होमोपॉलीमर यहाँ पे रख दिए। कौन रख दिया, आपके लीडेनबर्ग साहब। ठीक है, चलो यूटीपी 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 सब ट्रिपलेट के फॉर्म में था और सब होमो फॉर्म में ही था, है ना, होमो फॉर्म में ही था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंजाइम लाके इंक्लूड कर देते हैं और एंजाइम का नाम क्या था सर, सेवर कोका एंजाइम, है ना। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं क्या बन के तैयार होगा सर, एमआरएनए बन के तैयार होगा। और ये जो एमआरएनए बनेगा ये सब की सब क्या होंगे सर, यूरासिल वाले ही होंगे, सारे के सारे यूरासिल वाले एमआरएनए ही होंगे। ये कंडीशन अब आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगा सर, एमआरएनए वाले ही यहाँ पे बन के तैयार होंगे। ये देखो यहाँ पे यूरासिल 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 यूरासिल, ये क्या है सर, एमआरएनए है ना, 5' और यहाँ पे 3'। तो ये कंडीशन अब यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी को क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन हुआ, यानी कि एमआरएनए से क्या बन गया सर, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो चेन बनेगा वो फिनाइल एनालिन का बनेगा। किसका बनेगा सर, फिनाइल एनालिन का बनेगा। यहाँ पे जो भी चेन बन के तैयार होगा, और फिनाइल एनालिन किसका होता है सर, ये फिनाइल एनालिन का जो कोड होता है वो कोड होता है UUU, है ना, UUU। देखो यहाँ पे सब UUU वाले ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो हमको प्रोटीन बन के तैयार हुआ, जो अमाइनो एसिड बन के तैयार हुआ, वो क्या बन के तैयार हुआ सर, यहाँ पे फिनाइल एलानिन बन के तैयार हुआ। फिनाइल एनानिन बनके यहाँ पे क्या हो गया सर, तैयार हो गया। तो ये कंडीशन था होमोपॉलीमर चेन का। अब इसी तरह हरगोविंद खुराना साहब आते हैं और हरगोविंद खुराना साहब यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं सर, हेट्रोपॉलीमर का यूज़ करते हैं। और हेट्रोपॉलीमर के यूज़ करके यहाँ पे अलग टाइप का अमाइनो एसिड बनाते हैं सर, ल्यूसीन और सेलिनिन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे सर हरगोविंद खुराना का। चलो इसको नोट कर लिए आप लोग। अब हम बात करेंगे सेकंड जो फॉर्म था वो किसका था, हरगोविंद खुराना साहब का था। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया, हेट्रोपॉलीमर यूज किए। क्या यूज किए सर, हेट्रोपॉलीमर यूज किए। हेट्रोपॉलीमर का यूज करते हैं और हेट्रोपॉलीमर में यूज करने पे यहाँ पे क्या यूज करते हैं सर, एक यूज करते हैं सर क्या, यूटीपी का और सीटीपी का, है ना, यूटीपी और सीटीपी। और फिर वही कंडीशन यूज करते हैं, एक बीकर लेते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं सर, यूटीपी सीटीपी और यूटीपी और सीटीपी। लेकिन कंडीशन ये सब ट्रिपलेट के फॉर्म में है। इसमें एंजाइम आके ऐड कर देते हैं। वो एंजाइम क्या होता है बाबू, जल्दी से बताओ यहाँ पे, सेवर कोका एंजाइम। ठीक है, जो कि डीएनए विदाउट आरएनए वाला होता है। अब इसका कंडीशन क्या होगा, इसका जो कंडीशन होगा ये फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रोटीन बन के तैयार होगा और यहाँ पे जो प्रोटीन बन के तैयार होगा वो यूसी का ही बन के तैयार होगा। यानी कि अब जो हमको प्रोटीन देखने को मिल रहा है वो प्रोटीन कैसा है, अब वो प्रोटीन कैसा, यूसी कंडीशन का होता है। ये 5' और ये 3' mRNA, है ना। यानी क्या हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ पे अब जो कंडीशन बना, सेलेनिन और ल्यूसीन का बना। क्या बना सर, सेरेनिन का बना, ल्यूसीन का बना,
सेरेनिन का बना, ल्यूसीन का बना, है ना। ये कंडीशन अब यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोड बनता है ल्यूसीन का क्या होता है सर, CUC और UCU। ये कंडीशन अब हमको यहाँ पे बन के तैयार देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ये कंडीशन देखने को मिल रहा है सर, ये क्या होता है सर, ल्यूसीन का होता है, ल्यूसीन का होता है, और ये किसका होता है सर, सेरेनिन का होता है। अब देखो यहाँ पे हमको हेट्रोपॉलीमर देखने को मिल गया, और इस तरफ जैसे ही इन लोग को मिला तो देखो कि थोड़ा सा काम करते हैं और छोटा सा काम करने पे हमको क्या वो रिजल्ट हमको मिलने लगता है, तो उस पर आदमी काम करना स्टार्ट कर देता है, मजा आने लगता है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आना स्टार्ट हो गया तो उसको बारे में और पढ़ना स्टार्ट करते हो, सर और क्या क्या इनमें और बातें हो सकती हैं, है ना। उसी तरह आप मैथ सॉल्व करने बैठते थे तो अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने का आपको मन कर जाएगा। तो जैसे इनको हेट्रोपॉलीमर वाला कंडीशन मिला, फिर ये क्या किए, पूरा सीक्वेंस को सॉल्व करने स्टार्ट किए, और एट लास्ट हरगोविंद खुराना को और इनको दोनों लोग को क्या मिलता है सर, नोबेल प्राइज आगे चल के इन लोगों को मिल जाता है। तो ये कंडीशन था आपका जेनेटिक कोड के बारे में। ये चीज़ आपको आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, ये जेनेटिक कोड आपके सामने सारा चीज़ ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जितना भी बातें बताएं ये सारे इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। अब ये सब, अब यहाँ से आप एंजाइम की बात कर सकते हो सर। यहाँ पे अमाइलो एसाइल आपका आरएनए सिंथेसाइज क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना। ये अटैच होता है अमाइनो एसिड के साथ, और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स पे होता है। कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे अमाइनो एसिड होता है। ये सब जो कोई और नहीं है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में सीक्वेंसेस होते हैं, है ना। यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड के बीच में। ये कंडीशन अब आपको एकदम सिंपल लग रहा होगा, अब यहाँ से कुछ वाली बात नहीं है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे अपने फ्लो डायग्राम वाले हिस्से में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सर राइबोसोम के फंक्शन की, तो राइबोसोम की फंक्शन की बात बता सकते हैं। ये साइट होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पे स्टार्टर ट्रांसलेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बन के तैयार हो रहा है ना। यहाँ पे टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में क्या होता है सर, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग इंटर रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे क्या होता है सर, जेनेटिक कोड यहाँ पे उपस्थित हो रहा होता है। ये कंडीशन आप सब चीज़ अपने कॉपी में आप इसको नोट्स के लिए इसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना सर, अगर प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की बात करते हैं तो 50S और 30S होता है, और दोनों मिलकर 70S बनाते हैं। यूकैरियोट में 60S और 40S होता है, दोनों मिलकर 80S बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सब बातें हैं, अब इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। सारी बातें हम आपको जेनेटिक कोड्स के बारे में बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड के बारे में सारी बातें बता दी हैं और समझा भी दिए हैं। ये प्रोकैरियोट में हम इंटर इनिशिएशन कैसे होता है, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख लिए थे, समझ लिए थे अपने पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे चेन है, बॉन्डिंग है, तो ये सब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ उतनी वाली बात नहीं है, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे था। तो ये नोट्स आप यहाँ से बना लीजिएगा। ये पीडीएफ में जितनी भी माल मसाला रखा गया है वो उसका आपके लिए नोट्स बनाने के लिए नोट्स बना लीजिएगा उसका, है ना। और जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज करते चलिए, है ना। ये नहीं कि आप वीडियो देख लिए, समझ में आ गया सर, नोट्स बना लिए, काम खत्म, है ना, काम खत्म, पैसा हजम, अब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करें, नहीं। हर एक घंटा निकाल के उसको रिवाइज करते रहो। देखो क्या क्या बातें हम आपको बताएं, समझाएं, क्या क्या बातें नोट की, अपने नज़र से उसको हटाते रहो बस एक बार, ठीक है। तो एग्जाम तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। बस आपको ये करना होगा सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चनों का अलग अलग, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके उतना आप रिवाइज करते रहिए अभी से ही, कल के लिए मत छोड़िए। आज का कंडीशन आज ही रिवाइज कर लीजिए, कल फिर शुरू से ही रिवाइज कीजिए, है ना। या फिर सप्ताह में एक दिन समय निकाल लीजिए कि भैया हमको शुरू से रिवाइज करना है, बाकी दिन तो हम पढ़ रहे हैं, बैकलॉग नहीं लगने देना अपने क्लासेस को, और संडे के दिन हमको शुरू से फिर रिवाइज करना अपनी कॉपी या फिर पूरी वीडियो को। तो इस टाइप का अपना कुछ टाइम टेबल सेट कीजिए और फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।